अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम और प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम, सईद काजी और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे लाहौर से हमारे रिपोर्टर जुल्फ़िकार में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अवाम की मुश्किलात में कमी, अवाम को रिलीफ देना हर अच्छी हुकूमत का नस्बुल ऐन होता है। लेकिन हम क्या करें, हमारे यहाँ कुछ गंगा उल्टी बहती है। हमारी हुकूमत हर मुमकिन ये कोशिश करती है कि किस तरह अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया जाए, किस तरह अवाम की जेबों को खाली किया जाए, किस तरह उनसे जो उनका सुकून है ये छीना जाए। यानी कि अवाम को तंग करने में हमारी हुकूमत सबसे ज़्यादा बहादुर और रिलीफ देने में सबसे ज़्यादा बुज़दिल है। ऐसी ही एक कोशिश की गई है एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके। लेकिन कसूरवार कौन है, यही हुकूमत या इन हुक्मरानों को चुनने वाले अवाम? आप हमें टेलीफोन कॉल कीजिए और इस पर अपना रद्द अमल जाहिर कीजिए जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया है। साथ ही हम बात करेंगे रोशनियों का शहर कराची अमन की तलाश में है। रहमान मलिक साहब तो हालात ठीक करने के लिए कराची में मौजूद हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि हालात भी रहमान मलिक साहब के कहने में नहीं है। रहमान मलिक साहब की जो आनियाँ जानियाँ हैं इस्लामाबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद, क्या ये रंग ला पाएंगी? क्या कराची में अमन कायम हो पाएगा? इस पर बात करेंगे और बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और अहम खबरें हैं हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले सईद काजी साहब से पूछते हैं कि इनके पास आज क्या खबरें हैं। शाजिया, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एक मेडिकल वेस्ट जो है उसे स्क्रैप के नाम पे इंपोर्ट किया जा रहा है। लाहौर में तकरीबन बताया जा रहा है कि 25 गोडाउन्स हैं। कराची में चूँकि उनकी हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा था तो वहाँ ये नहीं हुआ। ये याद रहे कि ये वो सामान है जो यूज्ड मेडिकल इक्विपमेंट है, यूरिन बैग्स हैं और ये वो तमाम जो कि HIV से लेके हेपेटाइटिस C तक जो है वो कैरियर हो सकते हैं। ये और फिर ये एक कन्वेंशन है, बेसिल कन्वेंशन, जो कि स्विट्ज़रलैंड में, मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा। ये बैंड है, इसको लाया गया है और कस्टम में कौन इसको लेके आया है ये अभी किसी ने इनसे नहीं पूछा। और फिर दूसरी खबर मैं बात करूंगा, ये जो लैपटॉप खरीदे गए हैं, ये पता चला है कि ये जो नौजवानों को दिए हैं ये प्राइमरी एजुकेशन के जो फंड्स थे उसमें से 2 अरब रुपए लिए गए हैं। आज हम प्राइमरी एजुकेशन के जो फिगर्स हैं उस पर बात करेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है और इन नुमाइशी स्कीमों से क्या जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए इख्तियार की जाती हैं उनसे पॉलिटिकल माइलेज मिलता है या नहीं मिलता, अलग बात, मगर फंड्स मिस अप्रोप्रिएट हो जाते हैं या ये समझिए कि उनका एक गलत इस्तेमाल हो जाता है। और आखिर में एक बड़ी तकलीफ दे खबर, शब कदर का एक बच्चा, एक मेहनत कश बच्चा जो मजदूरी भी करता था और साथ पढ़ता भी था और उसको उसकी लियाकत के बायस प्राइवेट स्कूल में उससे फ़ीस नहीं ली जाती थी। उसने अपने माँ से तलब किया एक जो यूनिफॉर्म है तो वो उसे नहीं दे पाए तो उसने खुदकुशी कर ली, अपने आप को आग लगा ली। और फिर जब खुदकुशी के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा तो क्या दास्तान है, वहाँ पे तकरीबन एजेंसी बताती है $5,500 चाहिए थे उसके यानी इलाज के लिए, जिसका 10वां हिस्सा भी उनके पास नहीं था। इस पर आज बात करें। सही समी साहब, काई साहब ने क्योंकि बड़ी ये एक दिलखराश खबर सुनाई शब कदर से बच्चों के हवाले से, तो मैं भी अपनी खबरों का आगाज़ बच्चों की खबरों से करता हूँ। लेकिन कश्मीर के बच्चे, वहाँ से जो इतलात आ रही हैं कि 2010 में क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था तो हज़ारों जो स्टूडेंट्स थे उन पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए थे, छोटे छोटे 8वीं 9वीं 5वीं 6ठी जमात के जो बच्चे हैं। और अब वहाँ पर हुकूमत ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर यह लाजम किया हुआ है कि वो रोज़ाना थानों में हाज़िरी देंगे, जिससे बड़ी प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स को भी और बच्चे ख़ुद भी, यानी थाने में जो माहौल होता है आपको पता है कि क्रिमिनल्स तो उसके साथ, तो वो एक उन बच्चों का हवाल आपको बताएंगे कि वो बेचारे किस मुसीबत में हैं। दूसरा, इसके अलावा बात करेंगे, हमारे वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आजकल चाइना के दौरे पर हैं, बाओ कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पर उन्होंने ईरानी नायब सदर से भी बात की और ये इस अज़्म का इज़हार किया है कि जो ईरानी गैस पाइपलाइन है उस पर हम ज़रूर काम करेंगे और साथ ही चाइनीज़ से रिक्वेस्ट की है कि वो हमें इसमें अबेंडन ना करे और इन्वेस्टमेंट लेके आए। लेकिन एक जो आज शायद सुर्खियाँ हैं अखबारात में भी, उनका ये बयान है कि जो चीन का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। इस पर ज़रा बात करेंगे कि दोनों, बेशक चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन जज्बात में शायद ख्याल नहीं रहता हमारे हुक्मरानों को कि वो किस तरह उन्हें गुफ्तगू करनी चाहिए। फिर इसके अलावा हम जिक्र करेंगे सदर जरदारी के मुजव्वज़ा दौरे भारत का। 8 अप्रैल को वो जा रहे हैं, अगरचे मनमोहन सिंह ने तो आने से इनकार कर दिया था, लेकिन बहरहाल वो जा रहे हैं और शायद वर्किंग लंच होगा उनका
और बात वो अजमेर शरीफ भी जाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे। और इंडिया की एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वहाँ पर जो आर्मी चीफ हैं उनके बारे में जो भारतीय सलामती मुशीर हैं बरजीस मिश्रा, उनका ये कहना है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, उनको आप बर्खास्त करने की बजाय उनको छुट्टी पर भेज दें। तो इस पर बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से भारतीय जो फ़ौज के सरबराह हैं वो कहा जा रहा है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। और आखिर में काबीना में बड़ी तब्दीलियों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें सारी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो बड़े तरह तरह की खबरें अपनी एजेंसियों से लीक करवा रही हैं। एक ख़ास माहौल बनाया जा रहा है ताकि उनके उम्मीदवारों को वजारत में हिस्सा मिल सके। चलिए इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं उन ड्रोन हमलों की जो हमारी हुकूमत के अपनी ही आवाम पर जारी है। अमेरिका से तो हम रोज़ मुतालबा करते हैं समी साहब के ड्रोन हमले बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन जो अपनी आवाम पर हमारी हुकूमत खुद ही गिराई जा रही है उसका क्या करें? आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लगता है ऐसी है कि सबको गाड़ियाँ बंद करके मेरे ख्याल में साइकिलें या पैदल इस तरह इनको सफ़र करना पड़ेगा। शाजिया, ये जो तेल की कीमतों में इजाफा किया है गवर्नमेंट ने, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफा नहीं है, उससे तमाम जो लोगों की जो अशिया ज़रूरत हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 50 रुपये कीमत बढ़ाई जा रही है जो 20 किलोग्राम आटे का थैला है, लेकिन जो आज की खबर है क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट में चार्जेस उन्होंने करने हैं मालकान ने, तो अब ये ऐलान किया गया है कि 100 रुपया ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि कीमत बढ़ा दी गई है जो 20 किलोग्राम थैले का आटा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। किसी चीज़ पे जाएं आप बात करें वो मार्केट में वो ऑलरेडी 4 से 5-10% तक उसमें इजाफा हो चुका है। तो ये जो इस तरह का इजाफा किया है, और फिर इसमें जो एक हमें अगर आप फिगर्स को देखें तो जो एक ज़्यादती नज़र आती है गवर्नमेंट की कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो लीवी है उसकी मद में गवर्नमेंट ने अरबों रुपए जमा कर लिए हैं। और इसके साथ साथ अगर इंटरनेशनल प्राइसेस को लिंक किया है तो जो टैक्सेस हमारे ऊपर सेल्स टैक्स जो हैं वो 16% से ज़्यादा इस पर वो लिए जा रहे हैं। जबकि भगवान दास कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया था कि आप इसको परसेंटेज ना रखें, एक अमाउंट रख दें, क्योंकि परसेंटेज से इजाफा ज़्यादा कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से होता रहता है और आवाम पर बोझ पड़ेगा। ये सिर्फ एक बात का सबूत है कि गवर्नमेंट या जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनकी नाकस हिकमत अमली है, और बार बार मीडिया के कहने पे लोगों के एहतजाज के भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अच्छा समीर साहब, ये जो आगे पैसे लगा दिए गए 105 रुपये आशारिया 58 पैसे और डीजल 108 रुपये 16 पैसे, मार्केट में तो 1 रुपये से कम का जो आपको पता है वो छोटे सिक्के हैं नहीं, लेकिन जो ये थोड़े थोड़े पैसे जो जमा होंगे इसका भी तो फायदा हुकूमत को जाएगा ना। ये पैसे तो हम 1 रुपये की सूरत में ज़ाहिर पे करेंगे, मैं वापस तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप तो छोटे सिक्कों की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 10 रुपये और 20 रुपये वाले जो नोट हैं ये भी सिक्कों में बदल जाएंगे जिस तरह सूरत हाल चल रही है। और बिल्कुल आपने ये सही कहा कि ये भी आवाम पर ही इसका बोझ है, लेकिन अब जिस तरीके से ये महंगाई हुई है, क्यों भाई साहब, इसे तो इंसान का जिंदा रहना मुश्किल नजर आ रहा है। इसको देखिए ना, एक तो अलामात की बात तो हमने कर ली, जाहिर आप जब बढ़ेगी कीमत और हर चीज़ की, और बार बार हम ये कह चुके हैं, मगर ये है क्या? ये अजाब इस ग्लोब पे इंसानों की ज़िंदगी क्यों अजीरन कर दी गई है? हुआ क्या है? बात यह है कि 1980s में इन्होंने एक निज़ाम दुनिया में मुसल्लत किया जिसमें रियासत को बिल्कुल इन्होंने पीछे कर दिया और कहा जी मंडी जो है वो मंडी अब इस इक्विलिब्रियम को तय करेगी, चाहे आलमी मंडी हो चाहे पाकिस्तान की मंडी हो। अब वो अनरेवल कर रही है। अगर आप देखें तो ये जो मूवमेंट जो है वाशिंगटन डीसी में चल रही है या वॉल स्ट्रीट में चल रही है या जो अरब स्प्रिंग है या जो यूरोप में सब कुछ हो, ये क्या है हलचल? क्या लोगों को शौक है बाहर आके डंडे खाने का या शोर मचाने का? ये सिस्टम सारा अनरेवल कर रहा है। रियासत को बिल्कुल माजूर कर दिया गया। पहले रियासत क्या करती थी कि जो आपके महरूम तबकात हैं उसमें वो इंटरवीन करती थी, वो आपको सब्सिडी देती थी, अगर आप तालीम नहीं हासिल कर सकते तो आपको वो पैसे देती थी। अब उसने कहा नहीं जी मंडी तय करेगी। उससे क्या हुआ कि जो बहुत बड़े इस मंडी को जो उसके हमायती थे आज वो खुद ये बात कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जैसा ये बंदा बात कर रहा है कि मंडी की जो ताकतें हैं वो किसी पेंडुलम की तरह नहीं घूमती बल्कि रैकिंग बॉल की तरह घूमती हैं। रैकिंग बॉल समझते हैं जिस तरह वो बिल्डिंग्स को, ये अनरेवल कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि सर जोड़ के बैठे हुए हैं लोग आलमी सतह पे भी, क्योंकि ये चल नहीं सकता। मुझे आप ये बात बताएं, ये तो आप साल 2 साल बाद का मंजरनामा समी साहब मुझे जरा बता दें कि ये जो 135% बिजली की कीमत बढ़ चुकी है। ये 60 रुपए का था, 62 रुपए का पेट्रोल जब परवेज मुशर्रफ तशरीफ ले गए थे, अब 105 रुपए का है। ये बात अब अगले 2-3 सालों का मुझे जरा सिनेरियो बता दें, क्योंकि जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं कि ये जो लालच और जो हवस के ब्लैक होल हैं
अच्छा, जवाज आलमी मंडी में जवाज नहीं, इसमें सिर्फ आलमी मंडी का जवाज नहीं है, दो चीजें हुई हैं। वो हमारे जो रिपोर्टर हैं जुल्फकार अली, वो आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं बता दूं। एक तो ये हुआ है कि गुज़श्ता 4 साल में गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी थी वो विड्रॉ की, और दूसरी तरफ टैक्स लगा के, जैसे जिसे हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी PDL कहते हैं, अरबों रुपए उसमें वसूल किए, और फिर इसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स भी लगा दिया। अब ये बेसिकली जो सारी पाकिस्तान के अवाम पर जो बोझ है ना, ये हुकूमत पाकिस्तान अपने खसारे कम करने के लिए पेट्रोल पर टैक्स लगा के जो अपना उनका सर्कुलर डेट है उसको खत्म करने के लिए पैसे ले रही है। आप जुल्फकार साहब से पूछें, वो आपको बताएंगे कि क्या डिटेल्स हैं। जवाब तो बताया गया है कि आलमी मंडी में इजाफा हुआ तो हमें भी करना पड़ा, वजह यही है या कुछ वजूहात पीछे और हैं? जी शाजिया, शुक्रिया। जैसा कि समी साहब और काजी सईद साहब फरमा रहे हैं, ये पाकिस्तान के अवाम पे एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि दो धारी तलवार चलाई गई है। ये बात ठीक है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन क्या जब $140 का तेल था आलमी मंडी में, तो क्या पाकिस्तान में उस वक्त 67 रुपीज पर लीटर नहीं बिका? तो अब कौन सी क़यामत आ गई है कि ये सारा कुछ हो गया? तो इसके पीछे जो कहानी है असल, वो मैं आपको गुज़ार करता हूँ कि जब 2008 और 9 का पहला बजट इस हुकूमत ने पेश किया था, तो उस साल में इन्होंने जो प्रोजेक्ट की थी अपनी बजट डॉक्यूमेंट में, सब्सिडी फॉर द पेट्रोलियम, वो थी 140 अरब रुपए, और उस जो करंट फाइनेंशियल ईयर का बजट है उसमें ये है सिर्फ 7.8 बिलियन, यानी सिर्फ 8 अरब। तो शायद 132 अरब रुपए की सब्सिडी तो उससे विड्रॉ की गई है बिल्कुल 4 साल में। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि जो PDL है, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, कभी इसको कार्बन सरचार्ज का नाम देते हैं और कभी PDL का नाम देते हैं। तो इस मद में तकरीबन 440 अरब रुपए जो है वो लोगों से वसूल किए गए। तो इसको टोटल करें तो 572 अरब रुपए बनते हैं जो हुकूमत ने एक्स्ट्रा बोझ डाला है पेट्रोल के सार्फिन पे। तो ऐसे हालात में अगर कहेंगे जी एक्सटर्नल फैक्टर है या बाहर में के मुल्कों में तेल महंगा हुआ है, तो ये माना नहीं जा सकता। तो अब भी मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो 16 रुपए का जो है वो सेल्स टैक्स है और 9 रुपए की PDL है और 5 रुपए 50 पैसे डीलर्स कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और इनलैंड फ्रेट चार्जेस है। तो 30 रुपए 50 पैसे तो देखें ना, इसमें डायरेक्टली सार्फिन पे ये जो 105 रुपए का पेट्रोल है इसमें ये बनते हैं। तो जब इस किस्म के हालात होंगे तो आप मुझे बताइए हुकूमत का रोल। और अभी कराची की बात कर रही थी आप, तो देखें हुकूमत के जो फराइज हैं, जो हुकूमत का जो किरदार है, वो हर तरह से माइनस नजर आ रहा है, हर तरह से गायब नजर आता है। मिसाल के तौर पे कराची में एक हफ्ते के दौरान 25 अरब रुपए का टैक्स जो है वो शॉर्टफॉल हुई है, ये पेट्रोल इसकी वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से और ये लोड शेडिंग की वजह से। अच्छा जुल्फकार, अगर एक दफा इजाफा हो जाए मार्केट में तो इसको वापस लेना या इसमें कम करना किस हद तक मुमकिन होता है? देखिए, एक जो ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है वो तो बना हुआ है। नहीं, एक बार ऐसा हुआ इस हुकूमत में कि एक वक्त जब आया था जो, तो ये 86 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था इस मुल्क में, तो जब कम हुआ, ये बात मैं आपको कर रहा हूँ जुलाई 2008 की, तो नई हुकूमत ये बनी थी ताज़ा ही, तो उस वक्त ये था। लेकिन फिर 1 जनवरी 2009 को ये 57 पे 66 पैसे का हो गया, और जुलाई 1 2009 को ये 62 रुपए का था। मैं ये फिगर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि किस पेस से ये कीमतें जो है ना, यानी आखिरी कीमत जो है जुलाई 2009 में 62 रुपए 13 पैसे थी। उस वक्त में पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत जो है वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब देखिए कि कीमत तकरीबन वैसी की वैसी है और 105 रुपए 68 पैसा उसकी नई कीमत लगाई गई। तो इसमें तमाम की तमाम नाअहली है, टैक्स कलेक्शन में कमी बिल्कुल है। अगर आलमी मंडी का ही जवाज होता तो समी साहब इंडिया में भी बढ़ाया जाता। उन्होंने सब्सिडी में सब्सिडी दी है और जो टैक्स में कमी किया उन्होंने तो इजाफा नहीं करने का ऐलान किया है कल। यही जुल्फकार ने बात की है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की, उसका आलमी मार्केट में जो बढ़ी हुई कीमतें उससे ज्यादा इतना ताल्लुक नहीं है। ये बुनियादी तौर पर जैसे उन्होंने बताया कि तकरीबन 650 अरब रुपए का बोझ जो है वो अवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत अपने जो अखराजात हैं उनमें तो कमी नहीं करती, ना किसी वजीर के अखराजात में कमी है, ना किसी दौरों में कमी है, लेकिन कमी किस में, बोझ किस पे डाला गया? सारे एक्सपेंसेस का पाकिस्तान के गरीब अवाम पर। ये एक बुनियादी तौर पर नाकस हिकमत अमली, और क्योंकि हुकूमत की प्रायोरिटी मुझे नहीं लगती कि अब अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए, ये सबसे बड़ा मसला बन गया। एक कॉल लेनी है मुझे साउथ कोरिया से, हमारे साथ रजा है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो महंगाई है इसकी वजह क्या है, ये कब से है, या ये पाकिस्तान को बने हुए तो 60 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, ठीक है, हर कोई तो लूट रहा है, को पार्टी तो नहीं लूट रही ना। सही, बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मसलन मैं आपको एक वजह बता दें, मैं वजह अर्ज करता हूँ। मतलब ये जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई थी, यहाँ बिजली के ये जो पावर यूनिट्स आए थे,
एवरेज $2 अरब साल का प्रॉफिट यहाँ से वो लेके गए हैं। बात यह है कि इसमें मिसाल के तौर पे एक इधर मेरी बात हो रही थी, एक इकोनॉमिस्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी स्टेट बैंकों को, हमें बताएं कि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इनके प्रॉफिट्स की रेशो क्या है। जब आप सौदा करते हैं, मसलन आपने एक तय कर लिया कि जी पेट्रोल बेस्ड आपने जो है वो कर लिए बिजली पैदा करने के, जबकि आपके पास दूसरे ज़राए मौजूद थे, अब वो बढ़ता चला जाएगा ये सब। जब आप सौदा करते हैं या कोई मंसूबा बनाते हैं जिसमें किकबैक्स का आपको अपने माल की फिक्र पड़ी हो और आप गिरवी रख देते हैं मुस्तकबिल अपनी कौम का भी और लोगों का भी। अब ये बात, ये वजह है, ये मुझे पूछ रहे हैं ना कोरिया से, वजह क्या है इस महंगाई की? लालच के अलावा कोई वजह नहीं है। अगर मैनेज सही तरीके से किया, जैसे मैंने आपको एक फिक्र बताई, $2 बिलियन 80 से लेके अब तक जरा इकट्ठे करें कितने डैम बन सकते थे उनके। तो ये वारदात होती है, आपका मुस्तकबिल बेच देते हैं ये लोग, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मगर मैं एक बात यहाँ ऐड कर दूं शाजिया, अब जो ये पेस है, जो इस डिक्लाइन की और डिटोरिएशन की पेस है, ये साल 2 साल यहाँ कुछ आपको बहुत सीरियस अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे इस रियासत को बुरा भला भी चलाने के लिए। सही, मुझे कॉल लेनी है। अच्छा, मैं एक स्कॉलर का मैं पहले रिस्पॉन्ड कर दूं। एक तो काजी साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि लालच है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह इनकी हुकूमती लेवल पर नाकस हिकमत अमली, और तीसरी जिस प्रॉफिटिंग की बात कर रहे हैं ना, जो कार्टल्स हैं, ये जो कारोबारी लोग हैं, कीमतों में अगर इजाफा हो मार्केट में तो उसको रोकने का मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही तो ये बात है, लोकल सभी साहब, बॉडीज जो इदारे थे उन्होंने ये दिया था। हो सकता है अगर लालच ना हो, नहीं लालच के, अगर आपके पास निजाम, लालच तो लोगों का है ना, अगर रियासत का निजाम मौजूद है उस लालच को रोकने के लिए, तो फिर तो वो कीमतों में इजाफा नहीं होगा। और पहले हमने देखा हुआ जब प्राइस कंट्रोल्स कमेटी थी, लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन थे, जब अवाम ग्रास रूट लेवल पर अपने फैसले खुद करते थे तो इन कीमतों का मसला था, मजिस्ट्रेट होता था, अगर कोई कीमत ज्यादा लगाता था तो वो गिरफ्तार होता। आप मुझे बताएं, अभी जाएं कोई चीज, कोई आप 200 रुपया भी मांगे किसी चीज का, 5000 भी मांगे, कोई उस पर कंट्रोल है? ये एक दूसरा बड़ा फैक्टर है। सही, एक कॉल लेनी है। अमेरिका से हमारे साथ है गुलाम सईद। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गया जी। हेलो, हाँ जी शाजिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी सईद साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बड़े गौर और खौफ से सुना है और सोचा है कि भाई ये क्या, हम पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का आइन है ना, वो इस तरह बनाया जाता है कि जैसे किसी आदमी पर एक अचकन फिट कर दिया जाता है, जो भी बैठा होता है ना कुर्सी पे, उसके मुताबिक बना दिया जाता है, वो आइन लोगों के लिए नहीं होता। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, ये नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें मुफादत की सियासत कभी किसी के साथ, तो इस तरह वो लोगों का मुफाद नहीं देखते, वो अपना मुफाद देखते हैं। पाकिस्तान के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो जैसे अमेरिका में होता है, और लोग जो है ना अपने एक आदमी को चुने और वो रिस्पॉन्सिबल हो उस मुल्क का, और वो उस मुल्क को चलाए, और अगर कोई चीज खराब हो तो उससे लोग जवाब तलबी कर सके, उससे पूछ सके। कि ये नहीं है कि आप सदर साहब को पूछते हैं, वो कहते हैं जी मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं, वो कहते हैं जी कि मेरे पास बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलाम सईद साहब आपका। यहाँ पर भी अवाम ही हमारे नुमाइंदों को चुनते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे समी साहब, इन लोगों का क्या रोल रह जाता है, इन नुमाइंदों का क्या काम रह जाता है फिर? शाजिया, उनका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लिमानी निज़ाम की बजाय अमेरिका की तर्ज पर सदारती निज़ाम होना चाहिए और लोगों को डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा उनको तस्हीह कर दूं कि अमेरिका में भी लोग डायरेक्टली सदर को नहीं चुनते, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ रियासतों में इलेक्टर्स को चुनते हैं, और वहाँ पर हर रियासत के अंदर जितने उनके अवाने नुमाइंदगान में अरकान है उतने ही वोट हैं। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? इसलिए कि चंद रियासतों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ चंद रियासतों से इलेक्शन जीतने वाला आदमी अमेरिका का सदर बन जाए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी पार्लिमानी निज़ाम इसलिए है कि मिसाल के तौर पर पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई आदमी सिर्फ पंजाब से इलेक्शन जीत जाएगा तो वो पाकिस्तान का सदर बन जाएगा। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें सूबों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए सेनेट बनाई गई थी, ताकि जो है ना हर सूबे से एक ही तादाद हो सेनेटर्स की, ताकि उस पर आबादी की लिहाज से नहीं, इकाई के लिहाज से दिया गया, ताकि कोई मामला जो है वो किसी भी सूबे को यह एहसास ना हो कि उसका हक मार दिया गया, ताकि जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो सके। समी साहब, ये तो अच्छा आपने औसाफ हमीदा में माफ चाहता हूँ बता दिए पार्लिमानी जमहूरियत के, मगर इसके समरात कहाँ हैं, किधर है?
वो सब कुछ क्यों नहीं हो रहा जो इसके साथ एसोसिएटेड है? यही वो सवाल कर रहे हैं। मैं तो उस पर भी डाउट करता हूं, और मैं अमेरिकन इलेक्शन की बात नहीं करना चाहता उस सिस्टम पे, वो कितना गैर जमहूरी है। मुराद ये है कि डिलीवर नहीं कर रहा, तो फिर क्या फायदा इस पार्लिमानी जमहूरियत का अगर ये डिलीवर नहीं कर रही? तो अगर ये पेट्रोल 135 रुपए बिजली की कीमतें बढ़ गई, कुछ 30, 40, 50 जितने 100% तकरीबन पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 90%, तो फिर क्या करें भाई इस हम पार्लिमानी लेकिन फिर जमहूरियत? कायद साहब एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि ये जितने निजामात हैं ये कार्टल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये चोरों चकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं। होगा ना, कोई तो आखिर निजाम कोई तो है ना मतलब जिसे ये लागू जो होना भी जो भी अभी यही सवाल है ना, ये तारीख में ये सवाल उठ गया है समी इब्राहिम साहब। आप सवाल पूछ रहे हैं लोग, वो चाहे अल तहरीर स्क्वायर की गलियां हों या चाहे वो जो वॉल स्ट्रीट की जो मूवमेंट हो, वो लोग यही कह रहे हैं कि ये ड्रामा अब ज्यादा देर चल नहीं सकता। एक कॉलर है सरगोदा से हमारे साथ, जाहिद। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जाहिद साहब। जाहिद बोल रहा हूँ सरगोदा से जी। जी जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि इस जमहूरियत से हमें परवेज मुशर्रफ का जमाना ही अच्छा लगता है, जिस तरह ये महंगाई हो रही है, हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं, रोजाना हमें मतलब हर चीज महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हमें ये सवाल बता रहे हैं इस जमहूरियत से परवेज मुशर्रफ का जमाना अच्छा था कि ये जमहूरियत हमारे लिए अच्छी है? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब देंगे जुल्फकार मैथू। आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक कॉलर है लाहौर से, शफीक हमारे साथ। हेलो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग मी इनटू योर प्रोग्राम। आई जस्ट वांट टू से यू दैट यू आर टॉकिंग, आप बात कर रहे हैं कि जी ये प्रोग्राम पार्लियामेंट्री ये सिस्टम होना चाहिए, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, या आपका अमेरिका के सिस्टम होना चाहिए। देखिए, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड आई हैव ट्रेवल्ड। निजाम जो है वो मैटर नहीं करते, इट इज द पर्सनैलिटी जो लोग चलाते हैं उस निजाम को, वो मैटर करते हैं। 1937 एक्ट पीपल रिप्रेजेंटेटिव या 74 का जो एक्ट इन लोगों ने बनाया था, वो लोगों ने रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने इस लोगों के मॉब को, लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसी स्कीम बनाएगी, ऐसा लॉ बनाया गया कि ताकि उनको कंट्रोल, वही लोग जिनके पास पावर या पैसा है या जो गुंडे हैं वो लोग आके इन लोगों को कंट्रोल कर सके। अंग्रेजों ने ऐसे हुकूमत की और बाकी पीपल्स पार्टी या जो भी वो सब लाइन बनाने वाले थे उन लोगों ने, और वही निजाम उसी तरह चल रहा है। उस निजाम में भी मैं कहता हूँ कोई खराबी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने निजाम को चलाना है वो सही लोग आए। इस चीज को काइंडली हाईलाइट कीजिए, तब चेंज आएगी। बहुत शुक्रिया शफीक साहब का। पहले उस कॉलर का जवाब दे दे, जाहिद ने जो पहले कॉल की थी। शाजिया, जो दोनों कॉल्स हैं ना, उनका बुनियादी जो सवाल में पॉइंट यही है। मसलन पहले कॉलर ने ये कहा कि मुशर्रफ का दौर अच्छा, ये मुशर्रफ का दौर अच्छा था, ये जमहूरी दौर अच्छा नहीं है। दूसरे कॉलर ने ये कहा कि निज़ाम में इतनी खराबी नहीं होती जितनी खराबी उसको चलाने वाले में है। आज जो पाकिस्तान के अवाम का मसला है ना, वो बुनियादी तौर पर ये है कि जो इसी निज़ाम को जो चलाने वाले हैं, ना तो वो अपने वादे पूरे कर सके, ना वो चीज़ें डिलीवर कर सके जो उनसे तवक्कुआ थी, और उसकी वजह या तो उनकी नाकस हिकमत अमली और दूसरा उनके अंदर जो लालच है सिर्फ अपनी जेबें भरने का, जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ। और अब मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। कल मैं अपने बच्चों की यूनिफॉर्म लेने के लिए एक दुकान पे गया, तो वहाँ पर एक साहब से मुलाकात हुई, सलीम अल्ताफ़ या अल्ताफ़ सलीम उनका गालिबन नाम था। उन्होंने जो मुझे बताया कि एक छोटी सी उनकी इंडस्ट्री है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग की वजह से काम नहीं हो पा रहा, ऑर्डर्स नहीं हम पूरे दे पाते, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल पाती, तो मजदूर क्या कर रहे हैं, मजदूर 24-24 घंटे उस फैक्ट्री में सो रहे हैं वो ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए। 2 घंटे के लिए बिजली आई तो काम किया, फिर 3 घंटे के लिए गैप तो वहाँ पर बैठे हैं। यानी इंसानों उन्होंने कहा, आप मेरी हालत देखें, ना मैं नहा सकता हूँ, ना मैं कपड़े पहन सकता हूँ, ना खा सकता हूँ अपने ऑर्डर्स पूरे करने के लिए। तो ये इस हुकूमत ने तोहफा दिया है। तो अगर इसकी बुनियाद पर, इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोग अगर ये कहें कि मुशर्रफ का दौर बेहतर था, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो आमरीत को पसंद करते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि सियासतदान डिलीवर ही नहीं कर पाए। बिल्कुल। फैसलाबाद से कॉलर है हमारे साथ, तारिक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो एक शेर बताना चाहता हूँ कि नवाज जरदारी भाई भाई सारी कौम की शामत आई, ये दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। ये बिल्कुल तय है, इनके सारे प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहे। ये दोनों पार्टियां मिलकर अवाम का एहतसाल करें। आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज रखा, वो खुद लंदन भाग के,
ये कहाँ का इंसाफ है? क्या सही। हो रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल, आपका सवाल समझ में आ गया, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। इसी से जुड़ी एक मेल है, उसका भी फिर साथ ही जवाब ले लेंगे। ये हमें मेल की है जाहिद ने, कहते हैं कि सीएनजी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा पहली बार नहीं हुआ, ये रोज़ की बात है। एमक्यूएम के कायद का अभी तक बयान नहीं आया। मियां नवाज शरीफ जो एहतजाज करते थे, हल मांगते थे, वो इस बार जो है वो मुल्क से बाहर है। तो जो हुकूमत और मियां नवाज शरीफ ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें ये जो अभी थोड़े सेकंड कॉलर थे जिन्होंने 1937 का और उन कवानीन का जिक्र किया जिनके ज़रिए यहाँ पे हुकूमत की गई, उन्होंने कहा जी निज़ाम सब ठीक होते हैं। देखें, बात सुने, ये एक निज़ाम है जिस निज़ाम में जो सियासत में जाते हैं या पॉलिटिक्स में जाते हैं, उनकी फैबुलस रिचेस बढ़ती चली जाती है। उस रिचेस की मदद से वो फिर इसी में बराजमान रहते हैं। तो ये कहना कि निज़ाम के कोई भी हो, नहीं, ये नहीं। निज़ाम वो हो जो आम आदमी को एम्पावर करे। निज़ाम ये तय करे कि जनाब ये अगर अब मेरी तो ये कन्विक्शन बन गई है, समी साहब पता नहीं इत्तफाक करें या ना करें, अब उस सतह पे हम पहुंच चुके हैं जब तक हम नाजायज़ असासे 2 नंबर असासे 2 नंबर दौलत जो इस मुल्क में 62 बरसों में लूटी गई है, उसको अगर रियासत या कोई पार्टी या ये लोग एक्सप्रोप्रिएट नहीं करते तो ये चल नहीं सकता। अगर आप कोई मैशतदान किसी से पूछ लें कि 2012 और 2013 का सिनेरियो बता दो मुझे, 100 से तो पेट्रोल बढ़ गया, सस्टेनेबल नहीं है। ये इशू है। निज़ाम की ही ज़रूरत है, एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो रोके लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर का या साफ़ी का मकसद ये नहीं है कि उसके पास अनटोल्ड रिचेज आ जाए, उसकी कोई हो जिसे आप एहतसाब कहते हैं वो। तो ये नहीं, लेकिन इसमें मैं फिर आपसे ये अर्ज़ करूंगा, मेरा सवाल ये है काई साहब कि 70s में यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी, उसकी रिचेज़ में कितना इजाफा हुआ, उसकी वेल्थ में। फिर 80s में ज़ियाउल हक एक बदतरीन आमिर था, हमारी उससे बड़ी जमहूरियत के लिए जो लोग काम करते थे उनकी बड़ी मुखालफत थी, लेकिन जाती हवाले से मुझे बताएं ज़ियाउल हक की क्या करप्शन थी, उसकी रिचेज़ में क्या इजाफा हुआ। तो ये कहना शायद मैं आपके इत्तला में इजाफा कर दूं, ये जो BCCI टूटा था ना, उसमें पता करें किसके कितने अकाउंट थे। मेरे पास इस वक्त फिगर नहीं है, मैं तैयार होकर आता तो मैं आपको बताता। किसी ने नहीं बख्शा इस मुल्क को। ये सारे जो आज सियासतें कर रहे हैं, वजीर बने हुए हैं, हम तो भाई अगर नौकरी ना करें तो हम तो अगले महीने रोटी नहीं खा सकते। ये कहां से है? मैंने एक इलेक्शन लड़ते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, इरफान लाहौर से। हेलो, कॉल बंद होगी। अच्छा, हम कराची की थोड़ी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। रहमान मलिक साहब का आना जाना कराची में अमन कायम हो नहीं सका, ये किस हद तक कामयाब होंगे? देखिए, कराची में रहमान मलिक साहब के आने जाने से क्या अमन कायम होगा? वहाँ पर जो खौफनाक सूरत हाल आ गई है कि अब दोबारा जैसे पहले कुछ नो गो एरियाज़ होते थे, लोगों ने जो इतलात आ रही हैं अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में बैरिकेड लगा ली हैं। यानी जो वहाँ पर जो सिटी इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है लोगों को अमन प्रोवाइड करने के लिए, बल्कि उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं या जो सरकारी इदारों में बैठे हुए लोग हैं, वो जो इतलात आ रही हैं, वो जो किडनैपिंग हो रही है रैंसम के लिए, उसमें इन्वॉल्व है। अब मुझे बताएं, 2.25 करोड़ का शहर है और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोग अपनी हिफाजत के लिए अपनी गलियों में बैरिकेड्स लगा के तो प्राइवेट सिक्योरिटी को दे रहे हैं। क्या इस मुल्क का बनेगा? ये जो स्टेटमेंट्स हैं, और ये अफसोसनाक बात यह है कि MQM, ANP, पीपल्स पार्टी, सारी जमातें जो हैं वो कोलिशन पार्टनर, वहाँ की जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें शामिल हैं। स्टेटमेंट पर गौर किया कि सियासी जमातों में मौजूद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया, इसका मतलब सियासी जमातों में वो जराइम पेशा अफराद मौजूद नहीं, अभी आजकल तो मुझे ये लगता है रहमान मलिक साहब ने कहा है। शाजिया, ये किसने कहा है? रहमान मलिक साहब ने कहा है। पहली बात तो वो अपने ऊपर खिलाफ वर्जी करेंगे। कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो राज की बात कह दी उन्होंने, कैसा राज अफशा कर दिया। दूसरी बात ये कि रहमान मलिक साहब माशाल्लाह बड़ी, उनका एक बड़ा ब्राइट करियर है, बेनज़ीर की सिक्योरिटी भी उनकी ज़िम्मा थी, अब वतन अजीज़ की इंटरनल सिक्योरिटी भी उन्हीं के ज़िम्मा है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन बात यह है कि ये एक तो बात 4 सालों में, चाहे वो मईशत का मामला हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, कोई एक ऐसा माज बता दे। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि एक खबर छपी है, आज की बात है, कि पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं वो अपनी निजी महफिलों में क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी आज इस पेट्रोल के इजाफे के बाद हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, पहले हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे तो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते थे तो लोग गिलानी साहब को या जरदारी साहब को क्रिटिसाइज करते थे। अब वो कह रहे हैं जी डायरेक्ट हमें क्रिटिसाइज करते हैं और हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। ये आज की खबर है। तो ये एक अटरली जो रहमान मलिक साहब का जो तरीक़ाकार मोडस ऑपरेंडी है वो अपने नताइज के एतबार से अटरली फेल हुआ है और कुछ डिलीवर नहीं हुआ। और रहमान मलिक साहब की जो क्रेडिबिलिटी है ना, आपने अब जिक्र शुरू कर दिया तो वो जो सारा हमारा गुस्सा है वो भी उन्हीं पे निकल जाएगा। हर मामले, अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान के मामले पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी कह रहे थे कि ये 150 बंदे ले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि बलोचों ने हथियार डाल दिए और कहते हैं जनाब वहाँ पर हमने सारा अमन अमान कर दिया। कराची के बारे में आए तो कहते हैं हमने अमन अमान कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो के कातलों की गिरफ्तारी की बात हो तो कहते हैं हमने पकड़ लिया। कोई एक फेलियर नहीं है उनका, एक फेलियर नहीं है उनका।
अगर उनका आप रिकॉर्ड देखें जो गुफ्तगू में करते हैं, और प्रैक्टिकली एक भी उनकी कामयाबी नहीं है, एक भी कामयाबी नहीं आप है। समझते हैं जब जाएंगे तब अमन कायम होगा? लगता तो ऐसे नहीं, ही मैं है। उनके आने जाने से अमन का ताल्लुक नहीं है। वो अमन कायम करने के लिए जो सलाहियत बंदे में चाहिए होती है वो उनमें सलाहियत नहीं है। उनके जाने के बाद कौन आएगा फिर ये देखना पड़ेगा क्या उसमें सलाहियत है या नहीं। अमेरिका से कॉलर हमारे साथ साद। हेलो हेलो, यस, हेलो हाँ जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं साद बोल रहा हूँ लॉस एंजलिस अमेरिका से। जी जी बोलिए। जो टॉपिक आपका चल रहा है ये इसके बारे में बात करनी थी कि जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए और आवाम को फायदा देने के लिए हम जितनी भी बातें कर लें और जितने भी हल उसके दे दें, उसका हल आप हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हल बताया है इंसानों के तमाम प्रॉब्लम का, वो बताया है इस्लाम के अंदर। अगर आप इस्लामी कानून को नाफज करेंगे तो आपके सारे मसले जो है हल हो जाएंगे। और ये जो आप कहते हैं करप्शन का हल और चेक कैसे करना है और बदयांती कैसे करना, ये इस सब का हल सिर्फ इस्लामिक लॉज के इम्प्लीमेंट करने के अंदर है। मुझे दुख होता है कि इतने टॉक शो होते हैं और इतनी बातें होती है, कोई आदमी भी इस तरफ नहीं आता कि जो अल्लाह ताला ने बहुत शुक्रिया साद साहब, आपका हल मांगते हैं सभी साहब। हर कोई की वही बात, टॉक शोज में हम बातें तो करते हैं, अब कराची की बात लेके लोग हल मांगते हैं कि अमन कैसे कायम होगा वहाँ पर। शाजिया, हम मीडिया में हम उन असबाब को हाईलाइट्स कर सकते हैं जिनकी वजह से ये मामला है, और फिर ये एक यानी बता सकते हैं कि ये पॉसिबल हल हो सकते हैं, लेकिन असल जो हल है वो तो उन लोगों ने निकालना है जिनको इस बात का मैंडेट दिया गया है। बाकी ये जो कॉलर की कॉल थी कि इस्लामी कवानीन होने चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई अन इस्लामिक कानून है। बुनियादी तौर पर जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो अगर सिंसियर नहीं है तो कोई नताइज नहीं। अच्छा, एक मेल मुझे शेयर करनी है, जहीर भट्ट ने कनाडा से किया कि सेनेट में पीपी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, अगर अगले इलेक्शंस में कोई नई पार्टी इक्तदार में आती है तो वो काम कैसे करेगी, अपने लॉज को कैसे पास करवाएगी, उन्हें इंप्लीमेंट कैसे करवाएगी, क्योंकि उनके सेनेटर्स तो एमएनओ ने अपने बॉसेस को यस करना है, उन्हें खुश करना है, आवाम के लिए कुछ नहीं करना, तो नई गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? काई साहब, आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, सेनेट जो है एक ऐसा इदारा है जिसमें समी साहब ने कहा था कि इसमें मफरूज़ा यही था इसके क़याम का कि सब सूबों को एक रिप्रेजेंटेशन मिले। ज़ाहिर है अगर, लेकिन बात यह है कि इस पर भी गौर कर लें कि कितने जो अगर हुकूमतें जब बदलती हैं, जब नए हुक्मरान आते हैं, तो फिर हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे जो है वो नए ग्रुप्स फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाते हैं। ये खेल चलता रहता है और चलता रहेगा जब तक किसी तरह का निज़ाम है। मैं आता हूँ एक रिस्पॉन्ड इसी पे छोटा सा, बाकी मेरा नहीं ख्याल कि जो नई पाकिस्तान में कोई कवानीन मौजूद नहीं है, हर चीज़ के कवानीन मौजूद हैं, और अगर सेनेट ने कोई कानून साजी करनी भी है तो वो कोई किसी और मुल्क या किसी और खित्ते के लिए तो नहीं करनी। ये किसी जमात के लिए मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसी कानून साजी जो आवाम के फ़ायदे के लिए हो उसको वो सियासी बुनियादों पर रोक सके। तो ना कानून की ज़रूरत है, बुनियादी तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो डिलीवर कर सकें और सही वहाँ पर काम कर सकें। ये तो फिर हमें मरीख से शायद दरामद करने पड़ेंगे ऐसे लोग। नहीं, मुझे मेरी उम्मीद कायम है। बिल्कुल अपनी खबर की तरफ एक कॉल लेने दें। मुल्तान से नसीर है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाजी। जी वालेकुम सलाम। एक बात ये है कि ये दानिश स्कूल जो है ये बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने बना दिया है तो बनाना चाहिए। ये स्कूल जितने भी बन जाए तो कम, ये ज्यादा नहीं है। लेकिन जो पहले स्कूल ऑलरेडी हमारे इधर कलवा चौक में एक स्कूल है लड़कियों का, अभी वो स्कूल की ना तो बिल्डिंग है ना कोई इमारत है उसकी कोई खास कोई, और इसके अलावा ना तो उसके अभी भी हमारी बच्चियां जाके झाड़ू देती हैं। लेकिन बिल्कुल बहुत शुक्रिया, लेकिन हम क्या करें? इस बात पे भी आऊँगा, मेरी खबर इससे मुतल्लिक है, लेकिन पहली खबर में जो बात कर रहा हूँ कि एक कानून है कि आप हज़ार्डस या जो एक नुकसानदेह मटीरियल है वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। 1989 में एक बेसल कन्वेंशन स्विट्ज़रलैंड में हुआ था और इशू आया था अफ्रीका के हवाले से। मगर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इसी लाहौर में जहाँ हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि एक इंपोर्ट किए जाते हैं कौन सा मेडिकल सामान जिसे कहा गया पोस्ट प्रोडक्शन प्लास्टिक स्क्रैप के नाम से इसको इंपोर्ट किया गया। और ये क्या है, ये यूरिन बैग्स हैं, ये सिरिंजेस हैं, ये जो मेडिकल का इस्तेमाल शुदा सामान है इसको मंगवाया गया, जिसमें किसी किस्म की भी ज़ाहिर इन्फेक्शन होती है। इससे पहले याद रहे कि जब डेंगू आया था तो उसकी वजह यह बताई गई थी जो हमने यूज्ड टायर इंपोर्ट किए थे। अब ये यहाँ आ गए, इस पर स्टोरी छपी, इसके बाद इसी स्टोरी में ये बताया गया कि जो
सलमान अब्बासी साहब हैं, उनसे बात हुई जो कलेक्टर कस्टम्स है। पहले तो उन्होंने इससे बिल्कुल इनकार किया, बाद जब उन्होंने डिटेल्स देखी तो उन्होंने इस पर फिर कमेंट नहीं किया। बात क्या है, ये सिंध में 250 कंटेनर्स आए थे, वहाँ की हाई कोर्ट ने इसको दे दिया स्टे, लिहाजा ये यहाँ से अंदर लाए गए हैं। अब ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये इनके साथ क्या बीमारियाँ मुंसलिक हैं, जो लोग इनके साथ इन टच आते हैं, अच्छा फिर ये किस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, नोबडी नोज। अब देखें ना, हम सारा दिन ये बातें करते रहते हैं, कानून मेमो ये खेलते रहते हैं, ये मौत इस तरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इस पे भी क्या कोई एक्शन होगा, कोई सुओ मोटो होगा या कोई बात होगी या नहीं होगी? और क्या किसी जिम्मेदार, अगर ये अव्वल तो हम एक खबर आई है, इस पर हम ये नहीं कहते मुमकिन है भाई ये ना हुआ हो, इसका पता करें, अगर ये हुआ है और किसी ने किया है तो उसको सजा दें। सजा तो आप देते नहीं है। इन आबादियों को आपने अपनी चरागाह बना ली है। ये अब जो अगर ये इस तरीके से आया है, शेडी तरीके से जैसे सोर्सेज बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फेवरेटिज्म किया गया है या नेग्लिजेंस की गई है या फिर कोई और वारदात है, या फिर ये बताया जाए कि नहीं जनाब ये तो अखबार वालों ने गलत छाप दिया। ये इश्यूज हैं यहाँ पे पब्लिक हेल्थ का, हमें अटर डिसरिगार्ड। 83% लोगों के पास इलाज की सहूलत नहीं है, ऊपर से हम ये जो बीमारियां इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मैं आज खबर सही। कॉलर है हमारे साथ कराची से अब्दुल कादिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कादिर साहब। मैडम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अभी बाहर मुल्क से किसी भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था आपसे। मकसद ये है कि अभी पाकिस्तान इस्लाम में तो ये लिसानियत की बुनियाद पर जो तकसीम है ये हराम है, शरन इसका कोई भी बिल्कुल किसी मज़हब में ये जायज़ नहीं है कि ज़बान की बुनियाद पर तकसीम हो। तो इसलिए अभी हमारे यहाँ मक्की मस्जिद में लोग शब जुमे पे जाते हैं, वहाँ तमाम कौमें इकट्ठी होती हैं, हर जुमेरात को वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ तो कोई किसी से नहीं झगड़ता है, कोई लड़ाई नहीं करता है। इसलिए ये जो हमारे जो लीडरशिप है एएनपी वाले, इन्होंने तो हमारे मुल्क को तस्लीम ही नहीं किया। जो एमक्यूएम वाले ऊपर हमारे जो लीडरशिप बैठी हुई है, ये सारे माजर भी बुरे नहीं है, सारे पठान भी बुरे नहीं है, और ये सारे जो हमारे बलोच सिंधी भी बुरे नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की कि लिसानियत की बुनियाद पर इस तरह तकसीम और जुबान की बुनियाद पर इस तरह तकसीम, ये तो कहीं नहीं होता। ये उन्होंने सवाल नहीं किया बल्कि खुद एक बहुत बड़ी हकीकत बयान कर दी है कि बिल्कुल। अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो यहाँ पर तो लिसानियत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आखिर में जो उन्होंने बात की कि ना मुहाजिर, ना पठान, ना बलोची, ना पंजाबी, ये कोई अक्सरियत इनकी एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। ये बेसिकली लीडरशिप है जो अपने मफादात के लिए इनको लड़ाती है, और फिर अपने मफादात के हसूल के लिए ये तमाम जो इस वक्त हम कारखाना देख रहे हैं कराची में, बलूचिस्तान में, सब वही है। हम खबरों की तरफ बढ़े। जी काजी साहब, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर और बात करना चाह रहा हूँ कि आज ही मैंने देखा कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो लैपटॉप्स दिए हैं, ये तकरीबन 4 अरब रुपये खर्च आया, इस पर 2 अरब रुपया लिया गया है जो स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स के फंड्स थे। अब हम जानते हैं कि कानून में 18वीं तरमीम के बाद अब ये फरीज़ा जो है वो आ गया है सूबे के पास कि जो एक फ्री एजुकेशन प्राइमरी हद तक जो है वो देनी है। उसकी क्या हालत है हमारे यहाँ? तकरीबन बताया जाता है कि 70% ड्रॉप आउट्स हैं हमारे यहाँ। और फिर दानिश स्कूलों का भी जिक्र आया इसमें, चूँकि एक फंक्शन अभी साहब बात कर रहे थे, 3 अरब रुपए से वो इनिशिएट किया गया, 16,000 रुपये एक स्टूडेंट पर खर्च आता है वहाँ पे। अब और आम जो पब्लिक स्कूल हैं उसमें 1600 रुपया खर्च आता है। अब बात यह है कि इस पैसे से, ये जो दानिश स्कूलों का पैसा था, इससे कम से कम 550 स्कूल प्राइमरी जो हैं वो अपग्रेड हो सकते थे, 650 सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड हो सकते थे। अब हम ये जो नुमाइशी स्कीमें करते हैं वोट लेने के लिए, अच्छा मसला क्या, वोट पक्के करने के लिए, अच्छा अब बात क्या है, बात क्या, देखें ये जो पैसे हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या इनके पास हो, ये हमारी अमानत है, हमारे टैक्सों से ये अवाम बंदे पैसा करते हैं। फिर आपके पास अमानत है, इस अमानत को आपने कैसे खर्च करना है? पॉलिटिकल माइलेज के लिए खर्च करना है या हमारी फलाह बहबूद के लिए खर्च करना है? और इसके साथ में जुड़ी खबर, क्योंकि वक्त कम और सामी साहब की बहुत खबरें रहती हैं, उस बच्चे के साथ देखें क्या हुआ, हम ये इधर पैसे इधर फेंक रहे, वो बच्चा शब कदर में जो एक स्कूल में पढ़ रहा था और उसे उसकी फीस माफ़ कर दी किसी भले आदमी ने, क्योंकि वो बहुत लायक था, और उसने माँ बाप से जाके मांगा कि जी मुझे मेरे कपड़े फट गए और मुझे मजाक सुबह लोग करते हैं, मुझे जो है वो यूनिफॉर्म दे। तो उसकी माँ ने 1-2 दिन तो प्यार से समझाया, एक दिन थप्पड़ मार दिया उसको, और वो भाग के बाहर गया, उसने गैसोलीन ऊपर फेंकी और अपने आप को आग लगा ली और वो मर गया। और बताया जाता है कि वो स्कूल के बाद वो बच्चा स्क्रैप उठा के, तो छोटी छोटी जो मेटल उठा के तो अपने वालिदैन के लिए पैसे भी कमाता था, और शाम को वो दिन को वो पढ़ता भी था, और उसे वो नहीं मिला, और वो मासूम 13 साल का कामरान जो है वो जान से हाथ धो बैठा। मगर अगली बात क्या, जब वो उसको आग लगी और उसे एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए तो पता चला कि 5.5 से 6 लाख रुपया उसके इलाज के लिए चाहिए, जिसका 10वां हिस्सा भी उसके वालिदैन। मैं 2 इशूज की बात करता हूँ। सेहत और इलाज किसी समाज या किसी मुल्क की बुनियाद होती है, उसका ये अशर एक बच्चे की इस कहानी से हमें अंदाजा हो जाता है, और हम पैसे किधर। जी हाँ, भले आप लैपटॉप लें, भले आप दानिश स्कूल बनवाएं, लेकिन उन स्कूलों को भी देख लें, उन स्टूडेंट्स को भी देख लें जो पढ़ाई को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कॉलर है हमारे साथ मियां वाली से आरिफ। हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम जी, शाहिद वालेकुम सलाम जी। आपका और समी इब्राहिम जी का और काजी साहिब साहब का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू। आप सुबह हम 8 बजे यहाँ बड़े शौक से देखते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है। दूसरा मैंने ये कहना था कि ये गवर्नमेंट वगैरह नाम की अब कोई चीज़ नहीं रही, ये कुछ भी नहीं है, नीचे सब खत्म हो चुका है। ये ट्रिगर ऑफ होने का टाइम है, मैटर ऑफ टाइम है, एनी टाइम ट्रिगर ऑफ हो जाएगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आना। ये इनको पाताल से भी लोग ढूंढ लेंगे, ये बहुत गलत उसमें चल रहे हैं। और दूसरा ये जो स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है ये मेडिकल, ये कितनी बड़ी ज्यादती है। ऐसी ज्यादतियां एक नहीं हजारों हो चुकी हैं। अब बस मैटर ऑफ टाइम है, अल्लाह ताला खैर करे हमारे मुल्क की। ये नीचे गलियों में खत्म हो चुका है मुल्क। बहुत शुक्रिया, thank बहुत you जी, शुक्रिया बहुत आरिफ साहब शुक्रिया। आपका। हर कोई ये जो डिप्रेस उन्होंने बात की है, मैं सिर्फ ये, चूंकि मैंने बात पहले कर चुका, मैं थोड़ी देर पहले मैंने क्या अर्ज किया था, इस तरह चल नहीं सकता। इट कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। समी साहब आप जरा इस पे अपना टेक दें। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और मियाँ वाली से इनकी कॉल थी तो वहाँ पर तो जब लोड शेडिंग हुई तो लोग खुद सड़कों पे निकले और उन्होंने लोड शेडिंग वहाँ पर बंद करवाई। अब बेसिकली यही मामला जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। आप गली में जाएं, बाज़ार में जाएं, जिन लोगों का काम था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो खुद लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को निचोड़ रहे हैं। और जो सियासतदान थे मैं मुझसे बड़ा, मैं कहता हूँ बहुत होंगे, लेकिन मैं भी एक जमहूरियत का बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन आप यकीन करें जो इन सियासतदानों की परफॉर्मेंस है इस वक्त आवाम के मसाइल हल करने के हवाले से, वो इस कदर बुरी है कि अगर कोई आदमी कहता है कि मुशर्रफ का दौर अच्छा था तो मेरे पास आर्गूमेंट्स नहीं है कि मैं उसको ये कह सकूं कि नहीं मुशर्रफ का दौर अच्छा नहीं था। मैं आता हूं अपनी खबरों की तरफ। उसमें एक तो इंटरनेशनली मैं ये बड़ी ताकतें वैसे तो बहुत बात करती हैं कानून की और इंसानी हकूक़ की। अब देखें शाम एक मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, $100 मिलियन वहाँ पर इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस हुई है और सारे फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के जी जो बागी हैं उनको $100 मिलियन दिए जाएंगे तनख्वाहों के तौर पर और $250 मिलियन और दिए जाएंगे कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो। यानी एक सोवरन मुल्क है, आप उसके अंदर डायरेक्टली इंटरवेंशन कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और कोई किसी को एहसास नहीं है कि ये क्या बैनुल-अक़वामी कवानीन है। दूसरी मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म चाइना में है, वहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि चाइना का जो दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। भाई हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है चाइना से, इसमें कोई शक नहीं है। चाइना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और हम दोस्ती की कदर करते हैं, लेकिन ममालिक के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं वो दो आदमियों की तरह के नहीं होते और जी बस आपने ये कह दिया और हम आपके साथ हैं। कॉमन ग्राउंड की जाती है, इसलिए ऐसी जो स्टेटमेंट्स हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मीनिंगफुल होंगी और कोई भी इन्हें अप्रिशिएट करेगा। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिए। बहरहाल जो अच्छी बात की है उन्होंने वहाँ पर ईरानी नायब सदर से भी मुलाकात की और ईरान गैस पाइपलाइन जो है कहा है कि हम उस पर करेंगे और चाइना से ये कहा है कि आप हमें फंडिंग दें, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट जो बैंक था चाइना का वो अमेरिका के प्रेशर की वजह से भाग गया था, तो उन्होंने ये कहा। और एक दूसरी मैंने खबर की थी कश्मीर के बच्चों, ये इस पे डिस्कस करते हैं, मुझे कॉल लेनी है। खलील है अमेरिका से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खलील साहब, आप ये भी टॉपिक आपके पास 2-3 चल रहे हैं, सारे इंटरेस्टिंग किस्म के टॉपिक हैं, लेकिन अभी वो लैपटॉप का जो अभी जिक्र चल रहा है जो खादिम वाला ने दिए हैं, अब वो उसमें जो बेसिक, अब हमारे मुल्क में ये हिसाब है कि एक होल को बंद करने के लिए हम लोग दूसरा होल कर देते हैं, तो वही सेम हिसाब है कि जैसे अब इन्होंने प्राइमरी की जो एजुकेशन की जो फंड में से निकाल के वहाँ पैसा डाल दिया। तो जितने भी हमारे जो लीडर हजरात हैं, जितने जब तक ये मुखलिस नहीं होंगे पाकिस्तान से, ये कभी भी हमारे मुल्क के अंदर तरक्की नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। वही बात है शाजिया कि जो डिलीवर करने वाले हैं, जिनके जिम्मे काम है, वो मुखलिस और अपना काम सही अदा कर। वज़ीर आला साहब को जैसे काई साहब ने कहा, पहले तंदूर लगा दिए, रोटी के नाम पे अरबों रुपए पता नहीं कहाँ जला दिए। अब ये लैपटॉप लोगों के पास, वो बता रहे हैं कि बच्चे के पास यूनिफॉर्म नहीं और आप लैपटॉप देते फिर रहे हैं, आप दानी स्कूलों में पैसा लगा रहे हैं और प्राइमरी एजुकेशन से पैसा निकाल के खुदा ही जाने क्या बनेगा। एक मैं जो कश्मीर के बच्चों का मैं जिक्र कर रहा था कि वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 2010 से 2012 के दरमियान उनको वो मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। 5-5.5 हज़ार बच्चे ऐसे स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहा जाता है कि वो थानों में आके अपनी हाज़िरी लगवाएं। वहाँ पर इतने क्रिमिनल्स होते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को कहती है और इंसानी हकूक़ के हवाले से बात की जाती है। और मुझे आज मैं सवाल करता हूँ वो उन अमरीकी कांग्रेसमैन से, वो डाना रबाकर और वो जो बलूचिस्तान में एट्रोसिटीज़ का जिक्र करते हैं, कहाँ रह गया वो जो ये बच्चों के साथ कश्मीर में हो रहा है। तो ये सारी की सारी एक हिपोक्रेसी है। इससे निकलने का एक ही हल है, एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के अवाम अपने मुकद्दर का फैसला खुद करने के लिए सड़कों पर आ जाएं। और ये जो नाम निहाद टाइप सियासतदान हैं जिन्होंने लूटा मुल्क को और पिछले कई सालों से बारियां
पार्टियां बांटियां, डिलीवर कुछ नहीं किया, खुदा के लिए इनको मौका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।